नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। दिल्ली के दो शातिर लोगों को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को चूना लगाने के आरोप में पकड़ा गया है। दोनों कंपनी के जारी चेक की नकली कॉपी तैयार कर कैश कराने की फिराक में थे, लेकिन अपने इस मकसद में वो कामयाब हो पाते उससे पहले पहुंच गए सलाखों के पीछे। दिल्ली के शातिर नटवर लाल, रामदेव को चूना लगाने की चाल, यूपी पुलिस के फंदे में फ्रॉड फ्रेंड्स। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर ठग हैं जिनकी ठगी के खुलासे से न सिर्फ आप बल्कि एक पल के लिए योग गुरु रामदेव भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। पकड़े गए ये दोनों शख्स रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को ही करोड़ों का चूना लगाने वाले थे। आरोप है कि पहले इन दोनों ने पतंजलि आयुर्वेद की ओर से जारी चेक का डुप्लीकेट तैयार किया और फिर करोड़ों की रकम भरकर कैश करवाने की कोशिश की। इससे पहले ये दोनों बुलंदशहर के पीएनबी बैंक से 4 करोड़ 50 लाख की रकम निकाल पाते बैंक क्लियरेंस के दौरान पकड़े गए। बैंक की सूचना पर बुलंदशहर पुलिस ने इन्हें जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों शख्स दिल्ली के रहने वाले हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इन्होंने वहाँ से कैश कराने के बाद आगे जो जिस अकाउंट में लेते थे परसेंटेज कुछ वहाँ जाती, कुछ उधर जाती, कुछ एनजीओ जो था जिस ट्रस्ट में जाता उसमें जाती, कुछ परसेंटेज वापस आती। पुलिस को आशंका है कि इनके रैकेट में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और उनमें बैंक कर्मचारी के अलावा पतंजलि आयुर्वेद का भी कोई शख्स शामिल हो सकता है। अभी तक की छानबीन से ये पता लगा है कि ये चेक ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट चेक है, लेकिन इसी नंबर का चेक पतंजलि योगपीठ में है और उसकी ये नकल की गई है इसकी। तो निश्चित रूप से कोई न कोई या तो वहाँ का या वहाँ के बैंक का, जो पंजाब नेशनल बैंक है, कोई न कोई मिला हुआ है जिसको कि ये कैसे पता चला कि इस नंबर की चेक बुक पतंजलि योगपीठ को इशू की गई है। पुलिस को शुरुआती जांच से ये पता चला है कि पतंजलि आयुर्वेद से जालसाजी का ऐसा खेल पहले भी होता रहा है। 2-3 प्रकरण हो चुके हैं जिसमें कि डुप्लीकेट चेक के जरिए भुगतान कर दिया गया। तो 2 लड़के इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जिनके क्रमशः नाम संजय उपाध्याय हैं, ये भी दिल्ली का रहने वाला है, और एक रजत महाजन नाम का लड़का, ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। बहरहाल नकली चेक के बदौलत धोखाधड़ी करने वाले ये दोनों अब कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन पुलिस के लिए जानना किसी चुनौती से कम नहीं है कि इन दोनों के रैकेट में कौन कौन शामिल है। अमित शर्मा, जी मीडिया, बुलंदशहर। पहले दोस्ती फिर दगाबाजी, यही चाल थी उस ब्लैकमेलर हसीना की, जो न जाने कितने ही युवकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल चुकी थी। सच ही कहा गया है कि गुनहगार एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। गाजियाबाद की उस शातिर लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक व्यापारी को ब्लैकमेल करने के चक्कर में वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। पहले दोस्ती फिर दगाबाजी। गाजियाबाद की ब्लैकमेलर हसीना। कल तक जो हसीना लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर हजारों लाखों की ठगी को अंजाम देती थी, आज खुद ही अपने जाल में फंस गई। पानीपत पुलिस की गिरफ्त में मुंह छुपी महिला ब्लू फिल्म बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करती थी। पुलिस की माने तो अब तक कई लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों ऐंठने वाली इस महिला ने इस बार पानीपत के एक व्यापारी को अपना शिकार बनाया था, जिसकी शिकायत पर पानीपत पुलिस ने इस जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि महिला ने व्यापारी की धोखे से ब्लू फिल्म बनाई और फिर उससे लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। ऐड लगवा रखी थी अखबार में कि मेरे से फ्रेंडशिप कीजिए और बात कीजिए, तो मैंने उस नंबर पे डायल किया, मेरे को उसका रिस्पांस मिला और हमने 3-4 महीने लगातार बातें की। उसके बाद उसने मुझे बुलाया और एक होटल में ले जाके उसने मेरे को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, और जब मेरे को होश आया तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपकी है ना, मैंने ब्लू फिल्म बना ली है, अगर आप मुझे पैसा दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद की रहने वाली ये महिला नौजवानों से फोन पर दोस्ती करती, मिलने के बहाने उन्हें किसी होटल में बुलाती और फिर शुरू होता था ब्लू फिल्म बनाकर पैसे ऐंठने का सिलसिला।
आरोप है कि इसके जाल में फंसे व्यापारी सुनील से इस महिला ने 25 लाख रुपए भी ऐंठे थे और अब ज्यादा रुपए की मांग कर रही थी, जिसके बाद व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी और पुलिस ने व्यापारी के साथ मिलकर इसे पकड़ने का प्लान बनाया। साइन किए गए 3 लाख रुपए लेकर व्यापारी महिला से एक मॉल में मिला और वहीं पर पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला के साथ इसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर हर गुनाह में महिला का साथ देने का आरोप है। इस तरीके से आज तक जो इनका लेन देन है लगभग 25 लाख के करीब है, वो लड़का इसको दे चुका है, कुछ बैंक अकाउंट के जरिए, कुछ कैश, और आज भी इसने 3 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो कि उसने मुद्दई ने परेशान होकर हमें एक दरखास्त पेश की, जिसको कि इस लड़की को अरेस्ट किया गया है इसके साथी के साथ। फिलहाल गिरफ्त में आई इस शातिर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ये जानकारी हासिल करने में जुटी है कि गाजियाबाद के इस शातिर महिला और इसके ड्राइवर के जाल में अब तक कितनों को चूना लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में हुए कार हादसे में महिला की मौत हो गई। आरोप है कि कार एक नाबालिग चला रहा था, जबकि बच्चे के पिता सुप्रीम कोर्ट में वकील बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में जो हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहाँ हुए एक कार हादसे ने एक महिला की जान ले ली, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है ये अब सवाल बना हुआ है। आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल मामला वैशाली की जज कॉलोनी का है, जहां कार की स्टीयरिंग एक नाबालिग बच्चे को थमा दी गई, जो बन गई मौत की स्टीयरिंग। कार चला रहा बच्चा स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सका और घर के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गाड़ी को कोई बच्चा चला रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या जज हैं, उनका बेटा, और वो बगल में बैठे हुए थे। और मम्मी मेरी यहाँ पे गेट पे कुत्ते को रात को 10 बजे रोटी देने आई थी, तो उन्होंने यहाँ रोटी दे रहे थे, तो वो गाड़ी उन्होंने हिट कराया पूरा और उनको मार दिया। यहाँ पे गाड़ी कितनी करीब आप देख रहे हैं, ये वहाँ से पड़ोसी के घर से लोन से गाड़ी आई है और यहाँ पे वो खड़ी थी, यहाँ से उन्हें हिट कराया, पूरा पेड़ पे मारा है ले जाके, गाड़ी ने पूरे पेड़ तक ये गाड़ी थी। बच्चे के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में वकील बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि नाबालिग के हाथों में कार देने वाले गुनाहगार नहीं हैं? क्या वो इस मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जिसने कानून जानते हुए भी कानून को नहीं समझा? हालांकि अभी तहरीर में अज्ञात लिखा गया है कि उसका नाम पता नहीं था उन लोगों को, इसलिए अज्ञात तहरीर है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया छानबीन से पता चला कि बगल में रहने वाला लड़का है। अब उसके उम्र के बारे में जब उसको और वेरिफिकेशन किया जाएगा तो पता चल पाएगा कि वो नाबालिग है कि वो मेजर है। परिवार का है कोई मिस्टर प्रशांत चौधरी नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिनका लड़का है वो। हाँ, ये सूचना मिली है कि जो मिस्टर प्रशांत है और उनके फैमिली में और लोग भी पेशे से वकालत करते हैं और संभवतः सब लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि इस मामले में किस पर और कब कार्रवाई होती है। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, गाजियाबाद। और सीबीआई ने एमसीएक्स एसेक्स मामले में सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा से पूछताछ की है। यूके सिन्हा से पूछताछ में एमसीएक्स एसेक्स का लाइसेंस रिन्यू करने के सिलसिले में हुई है। सीबीआई ने सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन से भी पूछताछ की है। एक्सचेंज को लाइसेंस देने में गड़बड़ी के आरोपों के सिलसिले में सीबीआई ने सेबी के पूर्व चेयरमैन सीबी भाव और सेबी के पूर्व बोर्ड मेंबर एम अब्राहम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एमसीएक्स एसेक्स की शुरुआत एमसीएक्स ने की थी। सीबी भावे पहले ही एमसीएक्स एसेक्स को लाइसेंस देने में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। रेलवे स्टेशन मास्टर को लश्कर की धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें मोदी को मारने और स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। 15 या 20 जून को स्टेशन को उड़ाने की बात चिट्ठी में है। इस वक्त की बड़ी खबर
गाजियाबाद से आ रही है। नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दी गई है। रेलवे स्टेशन मास्टर को लश्कर की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। स्टेशन को उड़ाने की भी धमकी दी गई है। 15 या 20 जून को स्टेशन को उड़ाने की बात चिट्ठी में है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के होने से पहले ही इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से है। रेलवे स्टेशन मास्टर को लश्कर की धमकी भरी चिट्ठी मिली है। मोदी को मारने और स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। 15 या 20 जून को स्टेशन को उड़ाने की बात चिट्ठी में है। गुड़गांव पुलिस ने लोगों तक अपनी पहुंच आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे लोगों को पुलिस से संपर्क साधने में आसानी होगी। आमतौर पर 100 नंबर घंटों बिजी रहता है, जिसके चलते घंटों फोन नहीं मिलता है, जिसके चलते गुड़गांव पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें गुड़गांव के सभी थानों के एसएचओ, एसपी, डीसीपी और तमाम हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होंगे। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर आलोक मित्तल ने यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। गुड़गांव पुलिस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है, जिसको आज हम फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं। अलग अलग जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे अवेलेबल है और एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है। इसको बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन पुलिस तक पहुंचने के लिए बहुत कारगर है, बहुत मददगार है और इसका बेसिक पर्पस यही है कि इजी रीच, इजी एक्सेसिबिलिटी है। और अब बात एन श्रीनिवासन की। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बतौर बीसीसीआई प्रेसिडेंट दोबारा बहाल किए जाने की अर्जी दी थी। अर्जी में यह कहा गया था कि चूंकि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कई महीने चलेगी और वो जांच को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे, इस आधार पर उन्हें बीसीसीआई प्रेसिडेंट का काम वापस सौंपा जाए। और इससे पहले श्रीनिवासन को 5 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था, जब कोर्ट ने एन श्रीनिवासन और 12 खिलाड़ियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। देखिए रिपोर्ट। श्रीनिवासन को बड़ा झटका। श्रीनिवासन समेत 12 खिलाड़ियों के खिलाफ जांच के आदेश। बीसीसीआई के पूर्व चीफ एन श्रीनिवासन को जोर का झटका जोर से लगा है। ये झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले में उनके और 12 दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जांच कराने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति को जांच सौंप दी है। मुकुल मुद्गल समिति ने ही इससे पहले भी इस मामले की जांच करके सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें श्रीनिवासन और 12 अन्य खिलाड़ियों के नामों का जिक्र है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मुद्गल समिति से ये जानना चाहता था कि क्या वो श्रीनिवासन और 12 दूसरे खिलाड़ियों के आरोपों की आगे जांच करने के लिए तैयार है। बीसीसीआई ने कोर्ट को ये सूचित किया था कि उसने कोलकाता हाई कोर्ट न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जीएन पटेल, सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन और पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री की सदस्यता वाली 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आईपीएल 6 के दौरान स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, जिसमें कई खिलाड़ियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। ऐसे में श्रीनिवासन और 12 दूसरे खिलाड़ी। श्रीनिवासन को बड़ा झटका। श्रीनिवासन समेत 12 खिलाड़ियों के खिलाफ जांच के आदेश। बीसीसीआई के पूर्व चीफ एन श्रीनिवासन को जोर का झटका जोर से लगा है। ये झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले में उनके और 12 दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जांच कराने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति को जांच सौंप दी है। और बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष सुनील गावस्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है। गावस्कर का कहना है कि आईपीएल 7 के दौरान सट्टेबाजों ने 2 खिलाड़ियों से संपर्क किया था और इस बात की जानकारी आईसीसी की एंटी करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट यानी एसीएसयू अधिकारियों को दे दी गई है और वे उसकी जांच कर रहे हैं। गावस्कर ने यह भी साफ किया कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रेंडन मैकलम से बुकीज का संपर्क करने का मामला काफी गंभीर है, लेकिन उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि मैकलम और एसीएसयू के बीच बातचीत की बातें आईपीएल के दौरान लीक नहीं हुई।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के वेतन में इस साल भी कोई इजाफा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर उनकी कंपनी के प्रमुख अधिकारियों के वेतन में इस साल भी इजाफा किया गया है। वित्त वर्ष 2008-9 से मुकेश अंबानी केवल 15 करोड़ रुपए का सालाना वेतन ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले मुकेश अंबानी का सालाना वेतन 24 करोड़ रुपए तक हुआ करता था। आरआईएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपना वेतन 15 करोड़ रुपए तय किया, जबकि शेयरधारकों ने उनके लिए 38.86 करोड़ रुपए के सालाना वेतन को मंजूरी दी हुई है। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा का मर्जर कर लिया है। सौदे से फ्लिपकार्ट सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन जाएगी, लेकिन मर्जर के बाद भी फ्लिपकार्ट और मिंत्रा अलग अलग काम करती रहेंगी। करीब 2000 करोड़ के सौदे से खुश मिंत्रा के फाउंडर कृष बंसल फ्लिपकार्ट बोर्ड में शामिल होंगे और वहां फैशन सेगमेंट देखेंगे। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल के मुताबिक कंपनी अगले 1 से 1.5 साल में फैशन सेगमेंट में 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश करेगी। फिलहाल करीब 300 करोड़ डॉलर के भारतीय ऑनलाइन मार्केट के 2020 तक 5000 करोड़ डॉलर का होने जाने की उम्मीद है। अमेजन और ईबे जैसी कंपनियों से निपटने के लिए भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों में कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है। हमें लगता है कि इस डील से हमारी ग्रोथ और फास्ट होगी और हम लोग इस फैशन स्पेस के अंदर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें इस डील के साथ जो दोनों बिजनेसेस हैं फ्लिपकार्ट का और मिंत्रा का, दोनों बिजनेसेस बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे। हिस्ट्री रही है, फैशन में हमने काफी डिफरेंट ब्रांड बनाया है और इंडिया में कंज्यूमर्स मिंत्रा को काफी प्रेफर करते हैं फैशन शॉपिंग के लिए। तो आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने हम अपने ओरिजिनल ब्रांड्स बना रहे हैं उनको अच्छी तरह से बनाएं और एक साथ मिलके एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को यूज करके बिजनेस को काफी तेजी से स्केल कर सके। और भारत में सस्ते हवाई किराए का दौर जल्द शुरू होने वाला है। एयर ऑपरेटर परमिट मिलने के बाद एयर एशिया इंडिया के सीईओ मितु चादिल्या ने कहा कि एयरलाइंस हमेशा 30% सस्ते में हवाई सफर कराएगी। भारत में सस्ते हवाई किराए का दौर फिर से शुरू होने वाला है। एयर ऑपरेटर परमिट मिलने के बाद एयर एशिया इंडिया के सीईओ मितु चादिल्या ने जी मीडिया से कहा है कि एयरलाइंस हमेशा 30% सस्ते में हवाई सफर कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी 3 एयरक्राफ्ट के साथ 18 से 20 फ्लाइट्स तक सेवा देगी। इसके बाद हर महीने एक नया एयरक्राफ्ट फ्लीट में शामिल होगा। No, I don't think there's any secret ingredient to how you offer 30% lower costs. I think it's just discipline across the board, cutting all the silly costs out and making sure that you're running an operations that are extremely efficient. So, look, there's no, I don't think it's a phenomena by any sort, but it's just our own operating model that we've shown over the last 12 years in different countries in very similar terrain compared to India, and we'll be hoping to do that here too. एयर एशिया इंडिया को नई सरकार से उम्मीद जगी है कि धीरे धीरे एविएशन सेक्टर में सुधार करे और घरेलू एयरलाइंस को विदेश जाने की इजाजत के नियमों में छूट दी जाए। और अब आप लोगों के लिए खुशखबरी, आने वाले समय में ग्राहकों को 10 मिनट से भी कम समय में पिज्जा डिलीवरी हो सकेगी। मुंबई के एक पिज्जा स्टोर ने ड्रोन के जरिए पिज्जा डिलीवरी का एक्सपेरिमेंट किया है। बाइक्स के मुकाबले कम समय और ट्रैफिक में न फंसने के झंझट की वजह से ड्रोन काफी पॉपुलर हो सकता है। हालांकि देश में अभी ड्रोन के जरिए प्रोडक्ट डिलीवरी की इजाजत नहीं है। गर्मा गर्म पिज्जा का स्वाद आने वाले दिनों में और भी मजेदार हो सकता है, क्योंकि पिज्जा डिलीवरी और भी फास्ट हो सकती है। मुंबई के एक स्टोर ने ड्रोन के जरिए 10 मिनट में पिज्जा डिलीवरी का ट्रायल किया है। स्टोर ने 4 रोटर वाला एक ड्रोन उड़ाकर लोअर परेल के अपने स्टोर से वर्ली की एक 21 मंजिला टावर पर पिज्जा डिलीवर किया। इससे वो लोग एटलीस्ट टाइम अपना काफी रिड्यूस कर सकते हैं जो उनका है। इवन ट्रैफिक की प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो सकती है। Maybe not in the next 2-3 years, but 5 to 7 years down the line with such technology coming into place, it's possible. मेरे को नहीं लगता इतना इजी होगा, because इंडिया है, you never know, पता चला ड्रोन ही गायब हो गया पिज्जा के चक्कर में। वर्ली काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाला एरिया है। ऐसे इलाकों में फटाफट डिलीवरी के लिए ड्रोन काफी मददगार हो सकते हैं। डिलीवरी मैन और पेट्रोल का खर्च भी बचेगा। ऐसे ड्रोन्स को थोड़ा और पावरफुल बनाने पर एक बार में ज्यादा वजन का पिज्जा भेजा जा सकता है।
इट्स अ गुड आइडिया. लेट्स सी हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन दिस. और डोर टू डोर डिलीवरी होगा तो इट्स बेटर. ह्यूमन एफर्ट भी कम होगा उसके लिए. वो ऐसा चीज है कि कोई भी देखकर उसे बच्चे लोग भी चाहेंगे कि उसको ईंटे से मार के फोड़ दे. देश में ड्रोन्स को लेकर नियम कड़े हैं, जैसे अधिकतम 400 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ाने की इजाजत है. सुरक्षा के लिहाज से अहम संस्थानों के ऊपर भी ड्रोन उड़ाने की मनाही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए नियमों में रियायत आएगी. कुशल देसाई के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई. चलिए आगे बढ़ते हैं. शाहरुख खान हमेशा से ही बॉलीवुड के बाकी स्टार्स को टफ फाइट देते आए हैं और अब तो शाहरुख ने हॉलीवुड स्टार्स को भी काफी पीछे छोड़ दिया है. जी हां, इस बार शाहरुख खान ने मात दी है टॉम क्रूज जैसे लोकप्रिय हॉलीवुड स्टार को, क्योंकि इस बार शाहरुख खान बन गए हैं आमिर खान. देखिए रिपोर्ट. किसी के लिए किंग है तो किसी के लिए बादशाह, और बाजीगर कैसे बना जाए ये इस सिने स्टार से बेहतर भला कौन जान सकता है. लाइट्स, कैमरा, एक्शन, यानी फिल्मी दुनिया से इस सितारे को हमेशा ही प्यार रहा है, या यूं कहें कि एक ऐसा जुनून जिसके जरिए दिल्ली वाला शाहरुख माया नगरी का किंग खान बन गया है. 1988 में छोटे पर्दे पर शाहरुख ने दस्तक दी थी, लेकिन सपना था सुपरस्टार बनने का. 1992 में फिल्मी पर्दे का हिस्सा बने और फिर शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. देखते ही देखते शाहरुख बन गए बॉलीवुड के किंग. शाहरुख की कामयाबी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को परेशान करती होगी, और अब तो शाहरुख ने टॉम क्रूज जैसे हॉलीवुड सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया है. इस बार मसला सिर्फ पॉपुलैरिटी का नहीं बल्कि है अमीरी का. जी हां, शाहरुख खान हॉलीवुड और बॉलीवुड के अमीर एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे सबसे अमीर एक्टर के रूप में सामने आए हैं. वेल्थ टैक्स की इस लिस्ट के मुताबिक शाहरुख के पास $600 मिलियन की संपत्ति है. करीब 50 फिल्मों में काम करने वाले शाहरुख खान का क्रेज देश से लेकर विदेशों तक है. वो एक एक्टर होने के साथ साथ निर्माता, टीवी होस्ट और कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के ओनर भी हैं. वेल्थ टैक्स की इस लिस्ट में पहले नंबर पर $820 मिलियन की संपत्ति के साथ है हॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड. दूसरे नंबर पर शाहरुख खान है, तो तीसरे नंबर पर है हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज. टॉम क्रूज के पास $480 मिलियन की संपत्ति है. चलिए, बॉलीवुड स्टार्स के फैंस तो यही विश करेंगे शाहरुख की तरह बाकी स्टार्स भी पॉपुलैरिटी के साथ साथ कमाई के मामले में भी अब हॉलीवुड एक्टर्स को टफ फाइट दे सके. ब्यूरो रिपोर्ट, जी संग्राम.